चैनल इडुलाइट ट्यूटोरियल पे आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूले, जो कि ये आज का क्लास आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इस टॉपिक से केवल एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो खाली एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो आज मैं जितना भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हूँ तो आप उसे पेन कॉपी लेके बैठिए, उसे नोट करते रहिएगा। और पिछला क्लास में 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको कंप्लीट कराया है, कुछ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताए हैं, तो आपने सॉल्व किया होगा बुक से पूरे। और मेरे YouTube चैनल इडुलाइट ट्यूटोरियल पे आपका क्वेश्चन डाला हुआ है, वहां से भी सॉल्व किए होंगे, तो देखे होंगे क्वेश्चन बन रहे होंगे। क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताया वो सारे लगभग कंप्लीट है, मतलब आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसीलिए जितना हो सके आप एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज का क्लास देखते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। पहला है कि व्हेन फ्यूज ब्लो ऑफ अक्रॉस 3 फेज इंडक्शन मोटर देन इट रन एज अ सिंगल फेज मोटर विथ रिड्यूस स्पीड, इंक्रीज स्लिप, इंक्रीज करंट। तो ये पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है कि इसमें ऑब्जेक्टिव किस तरह का बनता है वो आपको बताता है। ये आपको याद करना होगा, समझना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव किस तरह का पूछता है वो आपको बताते हैं। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे क्या बनने वाला है, देखिए उसमें दे देगा कि जब 3 फेज इंडक्शन मोटर है घूम रहा है, जब फ्यूज ब्लो हो जाए तो क्या होगा। तो आपको ऑप्शन में दे देगा बर्न आउट, वाइंडिंग बर्न आउट, स्टॉप हो जाएगा, या रन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दे देगा, ये सब ऑप्शन देगा। तो देखिए पहला में क्या है, देखिए जब फ्यूज ब्लो ऑफ होता है, यहाँ देखते जाइएगा, या फ्यूज ब्लो हो तो क्या होता है आपका, इट रन एज किसमें रन करता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तरह रन करने लगता है। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर फ्यूज उसका ब्लो ऑफ हो जाए तो ये रन करेगा सिंगल फेज में, ना कि स्टॉप हो जाएगा ना तो वाइंडिंग बंद हो जाएगा। तो ये इंक्रीज मतलब समझिए कैसा क्वेश्चन ये सब पूछेगा। इसीलिए मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ, तो इसे क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो ये रन करता है किस तरह का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। और क्या, रिड्यूस स्पीड, ये भी ऑप्शन दे देगा। जब ये भी क्वेश्चन में दे देगा कि ब्लो हो जा रहा है और रन कर रहा है सिंगल फेज में, तो इंक्रीज स्पीड से रन कर रहा है या डिक्रीज स्पीड से रन कर रहा है या रन एज सिंक्रोनस स्पीड, ये सब ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते रहेगा। रिड्यूस स्पीड, इंक्रीज स्लिप, मतलब स्लिप भी बढ़ जाएगा, और इंक्रीज करंट। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि जब फ्यूज मेरा ब्लो हो जाए 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो क्या करता है, पहला पॉइंट, जब ब्लो होने के कारण आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर किस में रन करेगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रन करेगा। और किसके साथ, रिड्यूस स्पीड के साथ, मतलब स्पीड घट जाएगा, और इंक्रीज स्लिप बढ़ जाएगा, और इंक्रीज करंट। अब आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या होगा। तो इससे क्वेश्चन क्या बनने वाला आपको बता दिए, क्या क्वेश्चन पूछेगा। चलिए सेकंड देखते हैं। If a single phase supply is given to the stator containing one winding, pulsating or alternating magnitude field is produced. This will induce voltage, current, torque in the rotor, but rotor does not start because starting torque becoming 0. तो ये पॉइंट आपको बताया है। जिससे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपका अगर सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, गिवन टू स्टेटर में अगर सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये पूछेगा। जैसे सिंगल फेज सप्लाई किए स्टेटर में, तो आपका कौन सा पल्सेटिंग और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वहां ऑप्शन में क्या दिया देगा आपको, पल्सेटिंग दे देगा, अल्टरनेटिंग दे देगा, या बोथ दे देगा, या नन ऑफ दिस देगा। तो यहां से क्लियर आना चाहिए जब भी हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर में, तो वो आपका पल्सेटिंग और अल्टरनेटिंग दोनों मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। दिस विल इंड्यूस वोल्टेज, वोल्टेज इंड्यूस, जैसी अल्टरनेटिंग होगा तो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, तो करंट होगा, टॉर्क होगा रोटर में। बट रोटर डज नॉट स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। रोटर जो आपका है डज नॉट स्टार्ट बिकॉज स्टार्टिंग टॉर्क बिकमिंग 0। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपका स्टार्टिंग कंडीशन में मेरा रोटर रोटेट नहीं करता, टॉर्क मेरा 0 हो जाता है। उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर बताएंगे क्यों होता है 0। पहले ये देख लीजिए, इससे क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, ये आपको क्लियर हो गया। क्या पूछता है, ये आपका वन वाइंडिंग आपका सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट करेगा, अल्टरनेटिंग या पल्सेटिंग। और ये भी पूछ देता है कि आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, 0 होता है, या कुछ मैक्सिमम होगा, या कुछ और पॉइंट वैल्यू दे देगा। तो ये भी याद रखना चाहिए कि जब स्टार्टिंग कंडीशन में मेरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क मेरा 0 होता है स्टार्टिंग में, क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, इफ द रोटर इज रोटेटेड इन एनी वन डायरेक्शन, अगर रोटर को रोटेट करें इन एनी वन डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स
continues to run in the direction of force applied according to double field revolving thing। ये पूछता है कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थिंग क्या होता है। जब भी मेरा रोटर है रोटेट करेगा, एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो मेरा फ्रैक्शनल फोर्स जनरेट होता है। और फ्रैक्शनल फोर्स क्या करता है कि कंटिन्यू टू रन इन वन डायरेक्शन में। जैसे अगर फैन आपका घर में है तो फैन देखिएगा आपको कौन सा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंगल फेज मोटर, वो आपका सिंगल फेज मोटर है। क्यों? वो अपने से जनरेट नहीं करता। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग होता है या नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना चाहिए कि आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपका नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इसके स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हम लोग कैपेसिटर ऐड करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। तो इसलिए याद रखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर आपका होता है सेल्फ स्टार्टिंग, मगर सिंगल फेज नॉन सेल्फ स्टार्टिंग। ये पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बताया नहीं है। जैसे फैन में अपना देखिएगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, स्टार्टिंग में आपका उसमें कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। क्यों लगा हुआ रहता है? वो रन कराने के लिए, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होता है। इसलिए याद रखिएगा कि हमारा घर में जो फैन है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। उसको स्टार्ट करते किससे? कैपेसिटर के द्वारा से। क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये चीज हो गया। अब ये रोटर में अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं इन वन डायरेक्शन, फ्रैक्शनल फोर्स देते हैं तो कंटिन्यू टू रन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स दिया जाए, मान लीजिए फैन है, फैन है अगर हम लोग इस डायरेक्शन फोर्स दिया ना तो इसी डायरेक्शन घूमेगा। अगर हम लोग इधर देंगे तो इधर, मतलब यही काम करता है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। ठीक है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी इसका काम है। आगे देखिए, क्लियर हो गया ये वाला, फैन के द्वारा से एग्जांपल आपको बता दिए। आगे देखिए, टू इक्वल अपोजिट टॉर्क मेक द नेट टॉर्क ड्यूरिंग स्टार्टिंग। टू इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क मेक द नेट टॉर्क जीरो। अगर दो इक्वल और अपोजिट टॉर्क यूज कर देते हैं तो मेरा नेट टॉर्क मेरा जीरो हो जाता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग। वही कंडीशन है जब स्टार्टिंग सिंगल फेज में मेरा स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है। इसके कारण जब हम लोग दो इक्वल अपोजिट फोर्स देते हैं तो मेरा नेट टॉर्क जीरो हो जाता है स्टार्टिंग में। इसका जैसे एग्जांपल मतलब आपको डायग्राम दिखाते हैं, इस तरह का होता है। जैसे यहाँ से टॉर्क दिए ना, ये यहाँ से आया, इस तरह ग्राफ बनता है, ये स्टार्टिंग टॉर्क का है ग्राफ। तो यहाँ जो पॉजिटिव साइकिल जो बना वही निगेटिव साइकिल बनता है। तो दो इक्वल टॉर्क दे दिया तो ये अपोजिट पोलैरिटी में आ गया तो दोनों कैंसिल हो जाता है, तो नेट टॉर्क मेरा जीरो हो जाता है। ये इसका बेसिक बिहाइंड रीजन है इस रीजन का। तो क्लियर हो गया, दिख रहा है ना आपको। आगे देखिए, फॉरवर्ड स्लिप क्या होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको देगा कि फॉरवर्ड स्लिप क्या होता है। मतलब ऑप्शन में एस, टू माइनस एस या कुछ और दे देगा। तो फॉरवर्ड स्लिप आपका होता है एस और बैकवर्ड स्लिप क्या होता है 2 माइनस एस। ये आपको क्वेश्चन में पूछता है कि बैकवर्ड स्लिप क्या होता है। ऑप्शन में दे देगा एस दे देगा, 2 माइनस एस देगा, बोथ दे देगा या नॉन ऑफ दिस दे देगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फॉरवर्ड स्लिप इसको बोलते हैं 2 माइनस एस को, और फॉरवर्ड स्लिप इसको बोलते हैं एस को, स्लिप को। तो जो भी मैंने बताया वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका थ्योरेटिकल बेस है। आज का जो सेशन बताने वाले सारे आपका थ्योरेटिकल बेस है। तो आप ध्यान से आप देखते रहिए और हम हर एक कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चन लेके बताएंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है, किस तरह का एग्जाम में आता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस सब कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पहले बता दी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्लियर हो गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। तो जो पिछला बताया था स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में, देखिए इसका ग्राफ है आपका क्या स्टार्टिंग टॉर्क का। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ग्राफ आपका स्टार्टिंग टॉर्क का ये देखिए, यहाँ पॉजिटिव भाग निगेटिव भाग, ये आपका स्टार्टिंग कंडीशन का। स्टार्टिंग कंडीशन में आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग क्या होता है, जीरो होता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों बराबर है, तो यहाँ निगेटिव हो जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क आपका जीरो हो जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। अब देखिए 2 फेज का आपका इसका ग्राफ यहाँ पर आ रहा है और 3 फेज इंडक्शन मोटर यहाँ। तो ये आपसे पूछ देता है कि स्टार्टिंग टॉर्क किसका ज्यादा होता है, आपका 3 फेज का, 2 फेज का, सिंगल फेज का। तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका 3 फेज का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आपका 2 फेज का, और उसके लास्ट में आपका सिंगल फेज है, ताकि इसका सिंगल फेज का स्टार्टिंग टॉर्क आपका जीरो होता है। क्लियर हो गया ये वाला जो आपको डाउट हो रहा था। आगे देखिए कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं। कॉन्सेप्ट 2 क्या बोल रहा है। कॉन्सेप्ट 2 के बारे में हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मेरे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कितने तरह का टाइप्स होते हैं, मतलब क्या क्या टाइप है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो आपका पहला है स्प्लिट फेज और दूसरा होता है स्प्लिट पोल। मेरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 2 तरह का होता है। एक स्प्लिट फेज को करता है, फेज को स्प्लिट करना। तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्प्लिट फेज, स्प्लिट को मतलब विभाजन करना, मतलब अलग करना। तो फेज को हम लोग अलग अलग करके करते हैं, और यहाँ पोल को स्प्लिट करते हैं। तो 2 तरह का होता है आपका इंडक्शन मोटर का टाइप्स। पहला है स्प्लिट फेज और दूसरा स्प्लिट पोल। देखिए स्प्लिट फेज के बारे में जानते हैं। स्प्लिट फेज क्या होता है। स्प्लिट फेज के बारे में आपका आ जाता है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज,
इसका टाइप क्या है, इसके अंदर टाइप होता है। मतलब स्प्लिट फेज में कौन कौन आता है, रेजिस्टेंस आ गया, कैपेसिटर आ गया। तो अभी फिलहाल आपको बता रहे रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज क्या होता है, इसके बारे में जानिए। तो स्प्लिट फेज के अंदर में कौन सा आता है, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज। तो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज क्या होता है पहले ये देख लीजिए। तो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज आपका दो तरह का होता है। मतलब आपका स्टेटर वाइंडिंग में आपका मेन वाइंडिंग हो गया, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। और इसी को पूछ देता है कि मेन वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग। ये सब पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट। मेन वाइंडिंग को क्या बोलते हैं दूसरा नाम सिंगल फेज इंडक्शन में, ऑप्शन देगा रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, इस तरह का ऑप्शन देता है। तो आपको याद होना चाहिए कि मेन वाइंडिंग को हम लोग रनिंग वाइंडिंग भी बोला जाता है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्यों स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसी से स्टार्ट किया जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के चलते। तो यही ऑक्सिलरी वाइंडिंग चलते ही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है। आगे देखिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा डाउट होता होगा कि मेन वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि इंडक्टेंस कम होता है, या ऑक्सिलरी वाइंडिंग में डाउट होता है कि आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत मतलब ये ट्रिक नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। देखिए आपको बताते हैं, आप कभी भूल नहीं पाइएगा कि इसमें कौन ज्यादा कौन कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है कि ज्यादा होता है। तो यहाँ से देखिए आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, ये मेन वाइंडिंग, ये क्या है, मेरा स्टेटर है, इधर जो दिख रहा है स्टेटर है, ये रोटर है मेरा। क्लियर है आपका। आप देखो, देखिए स्टेटर वाइंडिंग में आपको कौन कौन पूछ देता है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग कहाँ प्लेस रहता है, स्टेटर में या रोटर में, पहला क्वेश्चन। तो आपको स्टेटर में दिख रहा है, रोटर में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछता क्या है कि आपका मेन वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम होता है या ज्यादा होता है, या इंडक्टेंस ज्यादा होता है कम होता है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप देखिए यहाँ कैसे क्लियर होना है, ये देखिए मेन वाइंडिंग में आपका जो वाइंडिंग क्या हुआ वो देख रहे हैं। ये देखिए वाइंडिंग थोड़ा ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा हो रहा है, और यहाँ थिक वायर है, मतलब मोटा है। इससे आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग में देखिए पतला है और नंबर टर्न्स भी कम है, थीन वायर है, और यहाँ थिक वायर है। तो आपको देखिए रेजिस्टेंस कम ज्यादा कैसे होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अब यहाँ देखिए थिक वायर है, मतलब मोटा होगा, क्रॉस सेक्शन जैसे ये देखिए थिक वायर है, मतलब इसको मोटा करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो रहा है ना। यहाँ देखिए, यहाँ से क्लियर देखिए, ये अगर इसी को हम और इसको कर दे तो मोटा हो रहा है, एरिया ज्यादा हो रहा है। तो एरिया जैसे ही यहाँ ज्यादा हो रहा है, तो एरिया ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। क्यों, यहाँ थिक वायर है, मोटा, जैसे ही मोटा वायर लेंगे, मतलब मोटा वायर लेंगे, तो मोटा वायर लेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और यहाँ एल देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या है, ज्यादा क्यों हो रहा है, एल क्या होता है, ये सब बेसिक फॉर्मूला जानते हैं। एल इक्वल टू N∅/I, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, क्लियर है, कभी डाउट नहीं होगा कि कौन ज्यादा कम होगा। हमेशा ये खाली डायग्राम याद रखिए कि मेन वाइंडिंग का मोटा होता है, मतलब थिक वायर होता है, यहाँ थिन वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो जैसे यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिख रहा है, यहाँ ज्यादा दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ज्यादा हो रहा है, एन ज्यादा हो रहा है, तो एल भी ज्यादा होगा। तो यहाँ एल ज्यादा हो गया और आर कम हो गया। आप कभी भूलिएगा नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रह जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, तो इसको देख लीजिए। इसी तरह यहाँ देखिए सेकेंड सिमिलरली यही चीज है आपको इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग में वही चीज है सेम। इसमें पतला थिन वायर है, थिन वायर होगा, मतलब और एकदम पतला वायर हो जाएगा, तो एरिया क्रॉस सेक्शनल कम हो जाएगा। जैसे एरिया क्रॉस सेक्शनल कम होगा तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स देखिए, यहाँ नंबर टर्न्स भी कम हो रहा है इसके कुछ, मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग का। तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, इंडक्टेंस भी कम होगा। क्लियर हो गया, ये कभी भूल नहीं पाएगा। अब ये हमेशा क्वेश्चन इससे पूछेगा ही, एग्जाम में हमेशा इसमें फंसाता है। मेन वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम होगा कि इंडक्टेंस कम होगा, ऐसा ऑप्शन दे देगा। यहाँ ऑप्शन में दे देगा मेन वाइंडिंग, देखिए यहाँ बता देता है, मेन वाइंडिंग में आपका ऑप्शन में दे देगा एल ज्यादा रेजिस्टेंस कम, फिर आपका एल कम इंडक्टेंस कम रेजिस्टेंस ज्यादा, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब तो भूलिएगा नहीं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम आपको याद रहेगा। बस ये ध्यान देना है कि थिक वायर होता है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है मेन वाइंडिंग में। और इसी का दूसरा नाम क्या है, मेन वाइंडिंग आपका, मेन वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है, ये रनिंग वाइंडिंग। इसी को अगर मेन वाइंडिंग नहीं बोलिए, रनिंग वाइंडिंग भी बोल सकता है। क्वेश्चन आपको यह फंसा सकता है कि मेन वाइंडिंग नहीं देके आपको रनिंग वाइंडिंग, तो दोनों नाम क्लियर होना चाहिए। मेन वाइंडिंग को ही हम लोग रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ही हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए ये डायग्राम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच दे रहा है, इसका क्या काम है वो आपको बताएंगे। अब पहले ये क्लियर हो गया मेन वाइंडिंग क्या होता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होता है, और दोनों कहाँ पर प्लेस रहता है। देखिए दोनों स्टेटर का प्लेस है, ये जो मेरा दिख रहा है स्टेटर है, ये मेरा रोटर है, तो दोनों प्लेस स्टेटर पर है और दोनों पैरेलल में है। देखिए ये भी क्वेश्चन सब हर एक पॉइंट आपको जो बता रहा है, हर एक पॉइंट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है, तो ध्यान से सुनते जाइए। दोनों आपका कहाँ स्टेटर पर है, पहला मेन वाइंडिंग और रनिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और दोनों कहाँ पर आपका पैरेलल है, मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों पैरेलल है। ये भी पूछ देता है कि सीरीज में कनेक्शन होता है कि
पैरेलल कनेक्शन होता है या सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो ये भी देख रहे हैं आपको, ये दोनों पैरेलल है। तो आपको इसको नोट्स कर लीजिए। देखिए यहाँ इसी को लिखा है, इट हैज थिक वायर। मेन वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग ही बोला जाता है, उसका क्या होता है, थिक वायर होता है। थिक वायर या कंडक्टर विथ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। यही ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। इट हैज थिन कंडक्टर, इसका कंडक्टर किस होता है, थिन होता है, विथ हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस। तो ये क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसके बारे में नहीं बताया था सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है। देखिए यहाँ क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इससे भी क्वेश्चन पूछता ही है, तो ध्यान से देखिए इसको क्या है। इट इज कहाँ प्लेस, देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर डायग्राम में एक बार याद कर लिए हैं कि कहाँ कौन जगह है, तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको डायग्राम से ही बन जाएगा। देखिए यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ है, आपका ऐसे बता रहे हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पर है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज कनेक्शन के साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्शन है। तो यहाँ क्या, इट इज प्लेस्ड ऑन ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लेस्ड है एंड सीरीज, ये भी याद रखिएगा कि सीरीज कनेक्शन में है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक्ट क्या है, ये मैकेनिकल आपका स्विच है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक मैकेनिकली है, ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट होता है। कैसे डिस्कनेक्ट होता है वो देखिए। ये डिस्कनेक्ट ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसको डिस्कनेक्ट करता है कब, जब मेरा मोटर, ये बहुत जब मोटर मेरा रीच कर जाए कितना 70 to 80% ऑफ रेटेड स्पीड। जब मेरा मोटर 70 से 80% रेटेड स्पीड पे घूमने लगेगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ऑटोमेटिकली अपने डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच है। और ये क्या काम करता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को आपको स्टार्ट करने का काम करता है। आपको पहले ही बता दें कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। तो बहुत इससे क्वेश्चन पूछता ही है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच पहला पूछ देगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ कनेक्टेड रहता है, किस जगह है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग, ये दे देगा। दूसरा आपको ये पूछ देगा कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्शन, मतलब कनेक्शन के बारे में पूछ देगा कि सीरीज कनेक्टेड विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है या पैरेलल कनेक्शन विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। ये सब क्वेश्चन है आपको, ये अभी जो बता रहे हैं सब सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, तो इससे ध्यान देते रहिए और अंत तक वीडियो देखिए पूरे अच्छे से। देखिए इसका कनेक्शन क्लियर हो गया। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है, जब मेरा 70 से 80% रेटेड स्पीड हो जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये डिस्कनेक्ट होकर हट जाकर ये मेन वाइंडिंग में रन करने लगेगा मोटर मेरा। यहाँ पर जैसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग स्टार्ट शुरुआत में क्या करता है, स्विच कनेक्शन यहाँ पे देखिए, स्विच वाला डायरेक्ट यहाँ कनेक्शन हो जाता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग स्टार्ट कर दिया मोटर, जब मेरा मोटर स्टार्ट कर दिया तो ये जब रन करने लगेगा मोटर, जब मेरा रन करते करते 70 to 80% रेटेड स्पीड में आ जाएगा मेरा ये मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जब भी 70 to 80% रेटेड स्पीड में घूमने लगेगा तो ये क्या करेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये अपने आप डिस्कनेक्ट कर देगा। मैकेनिकली स्विच है, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का काम खत्म हो गया। जब ये खाली स्टार्ट करने के लिए होता है, तो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का काम खत्म हो गया तो ये रन करने लगेगा किसमें, मेन वाइंडिंग में। तो ये मेरा मोटर मेन वाइंडिंग में घूमने लगेगा, मतलब काम करने लगेगा। तो ये इसका काम होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच को स्टार्ट करने के लिए, समझिए। और कब डिस्कनेक्ट होता है, ये रेटिंग पूछता है 70 to 80%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेटिंग दे देता है 70 to 80% या 50 to 60%। तो ये भी याद रखिएगा। ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्शन होता है वो भी याद रखिएगा। और यहाँ पे लिख देते हैं सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन विथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्लियर है, सीरीज कनेक्शन दिख रहा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ, ये क्लियर हो गया। आगे देखिए एप्लीकेशन क्या है, मतलब रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज में आपका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ये सब इसलिए मत सोचिए कि थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ देते इसकी पर इसी से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसलिए ये सब क्वेश्चन देखते जाइए, मतलब कॉन्सेप्ट को। देखिए इट इज पॉपुलर एंड इकोनॉमिक अप टू कितना 200 and 250 वाट तक ये यूज होता है। कितना वाट तक यूज होता है, 200 to 250 वाट। आगे देखिए इट इज अवेलेबल इन द रेंज ऑफ, कितने रेंज का अवेलेबल होता है, 120 to 1/2 किलोवाट में यूज होता है। ये रेंज पूछता है एग्जाम में कि मेरा रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज कितने, मतलब कि कितने वाट तक यूज करता है, मतलब 120 to 1/2 किलोवाट। इसी को किया गया है। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा, मतलब 200 से 250 वाट नहीं देखे, ये 1/20 to 1/2 किलोवाट दिया रहता है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, कितने रेंज तक ये अप्लाई होता है, 120 to 1/2 किलोवाट। एग्जाम्पल देखिए इसमें कौन कौन यूज होता है आपका रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज में। पहला ऑयल फैन, जितना भी फैन है, मोटर हो गया, पंप हो गया, ब्लोअर हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया,
डेयरी मशीन हो गया, जो हमारा मशीनरी, वॉशिंग मशीन, ये पूछता है वॉशिंग मशीन जो हम लोग घर में यूज करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर है या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रन करता है। अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रन करता है तो वो कौन सा आता है, किस कैटेगरी में आता है, रेजिस्टेंस में आता है या कैपेसिटर स्टार्ट में होता है या कैपेसिटर रन में। तो ये आपका वॉशिंग मशीन किस में यूज होता है, रेजिस्टेंस में यूज होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज में। तो ये क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है वॉशिंग मशीन के बारे में। यार आगे देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, मतलब रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज में ड्रॉबैक क्या आता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, मतलब जल्दी से स्टार्ट और जल्दी से बंद करने में यूज नहीं होता है। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड फ्रीक्वेंट स्टॉप के लिए यूज नहीं होता है। सेकंड देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, पावर फैक्टर इज लो, पावर फैक्टर मेरा लो होता है, पावर फैक्टर मेरा लो होता है। थर्ड देखिए इट इज नॉट सुटेबल फॉर लो डिमांडिंग एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज नहीं होता है एंड लो डिमांडिंग। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट पूछ देता है कि आपका रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज में आपका पावर फैक्टर हाई होगा या लो होगा या नन ऑफ दिस होगा, कुछ भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। ये तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज के। आगे देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट के बारे में। तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और इस डायग्राम को बढ़िया से समझ लीजिए, बस डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। डायग्राम से ही सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। आपको इधर जो पॉइंट होता है एप्लीकेशन और ड्रॉबैक, इससे भी पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आगे आपको बताएंगे कि किस तरह क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसमें देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको जो भी आप क्लास दे रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और नोट कीजिए इसको, अगर कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्या है कैपेसिटर स्टार्ट। पिछला में देखे आपको रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज में जितना भी कॉन्सेप्ट था आपको क्लियर बता दिए और उसको क्वेश्चन देखे उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब देखिए देखते हैं सेकंड वाला आपका है कैपेसिटर स्टार्ट के बारे में क्या है। तो कैपेसिटर स्टार्ट के बारे में पहले डायग्राम देखिए क्या है। वही रेजिस्टेंस वाले जो डायग्राम था सेम इसी तरह का बना, बस इसमें क्या ऐड हो गया कैपेसिटर स्टार्ट, नाम ही दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट। कैपेसिटर स्टार्ट मतलब कैपेसिटर को ऐड किया गया, किसके बीच में आपका ऐड किया गया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्शन के बीच में। यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट ही जगह, यहाँ सी जहां दिख गया तो समझिए कैपेसिटर स्टार्ट हो गया आपके पास। और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच होना ही है। अगर यहीं पर अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपका दूसरा चीज हो जाएगा। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसलिए आपका आ गया कैपेसिटर स्टार्ट, और कैपेसिटर ऐड होने से आपका 90 डिग्री पर होता है। पहले देखिए क्या होता है कैपेसिटर स्टार्ट के बारे में। इट कंटेन ए कैपेसिटर प्लेस इन द ऑक्सिलरी सर्किट, बताया कहां पर कैपेसिटर ऐड किया गया, ऑक्सिलरी सर्किट में ऐड किया गया। मींस टू करंट टू लीड, जो मेरा आई करंट आईएस करंट है, मतलब ये आपका ये आई स्टार्टिंग करंट है आपका लीड कर जाएगा किसे, वोल्टेज से। कितना डिग्री से लीड करेगा, कैपेसिटर है तो आपको पता है कैपेसिटर ऐड होने के बाद आपका 90 डिग्री से फेज शिफ्ट होता है। तो कैपेसिटर मतलब करंट लीड हो जाएगा आपका वोल्टेज से 90 डिग्री में। तो आप प्रोड्यूस और डिस्प्लेसमेंट एंगल अराउंड 90 डिग्री टू हैव अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है उसी से। इट रिड्यूसेस स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग टॉर्क प्रिफर्ड फॉर अ हाई इनर्शियल लोड एंड रेटिंग अप टू। ये बहुत जरूरी है, ये पूछता है रेटिंग कितना होता है, कैपेसिटर स्टार्ट का रेटिंग कितना। उसका पिछला वाला आपको बताया ना कि उसका रेटिंग कितना 1/20 टू 1/2 किलोवाट होता है। इसका देखिए इसका कितना 6 किलोवाट होता है। अगर 6 किलोवाट नहीं दिया रहेगा, वाट में दिया रहेगा तो 750 वाट होता है। अप टू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अप टू 750 वाट और 6 किलोवाट। कैपेसिटर स्टार्ट का आपका रेटिंग कितना होता है ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या एप्लीकेशन आपके इसके बारे में क्या है। इट इज सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप। ये जो कैपेसिटर स्टार्ट है तुरंत स्टार्ट करने में तुरंत बंद करने में यूजफुल है इसमें। और यही चीज आपको रेजिस्टेंस फील्ड में ये आपका ड्रॉबैक था, मतलब ये इसमें नहीं हो पा रहा था, वो यूज नहीं होता। इट इज नॉट सुटेबल था आपका फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। और इसमें कैपेसिटर में यूज होता है, फ्रीक्वेंट स्टार्ट के लिए यूज करते हैं और फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर रेफ्रिजरेटर यूनिट एसी कंप्रेसर। कहाँ यूज करते हैं ये कैपेसिटर स्टार्ट को, रेफ्रिजरेटर यूनिट को एसी में और कंप्रेसर में यूज करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट को। इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसमें, रेजिस्टेंस में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता नहीं था। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक एक ही है, इट हैज लो पावर फैक्टर। इट हैज इसका लो पावर फैक्टर लो होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि आपका फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप किस में यूज करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट में होता है, रेजिस्टेंस में नहीं होता है। और इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क इसी में कैपेसिटर स्टार्ट में होता है। और इसका देखिए यहाँ पर देखिए ये डायग्राम देखिए,
जैसे यहाँ पर मेरा कैपेसिटर में क्या होता है, यहाँ जैसे कि ऐड स्टार्टिंग रेजिस्टेंस वाला केस में, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ तक बढ़ा, जैसी कैपेसिटर लगाया है, जैसे यहाँ कैपेसिटर आया तो मेरा 90 डिग्री फेज हो गया, तो हम डायरेक्ट 90 डिग्री पर आ गया। फिर यहाँ से आपका स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ है, तो पहले यहाँ टॉर्क आना चाहिए था, मतलब रेजिस्टेंस स्पीड से। अब ये क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया, मतलब स्पीड करके आपका टी स्टार्टिंग यहाँ मैक्सिमम आ रहा है। तो देख रहे हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क डिमांडिंग हो गया, ये आपको क्लियर है डायग्राम से भी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क डिमांडिंग हो गया। और ये तो जानते हैं ये रेजिस्टेंस ज्यादा, इंडक्टेंस कम, ये पिछला वाला हमने बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। बस यहाँ डायग्राम में याद रखिए कैपेसिटर ऐड हो जाता है सीरीज के साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, और ये रेटिंग याद कीजिए कि 750 वाट होता है, 6 किलोवाट, और फ्रीक्वेंट स्टॉप के लिए यूज होता है। हाई स्टार्टिंग डिमांडिंग टॉर्क के लिए है आपका, कहाँ यूज होता है, रेफ्रिजरेटर, एसी और कंप्रेसर में, और लो पावर फैक्टर का, इधर नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। और एक हाँ यहाँ देखिए, ये पूछ देता है कि स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा या कोस थीटा tan थीटा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है जो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग इंटू साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा ये होता है। और ये याद रखिएगा कि मेन वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का दोनों का फेज शिफ्ट 30 डिग्री होता है, ये भी क्वेश्चन आया चुका है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट आपका स्प्लिट फेज का आपका तीसरा पार्ट। पहला था रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, सेकेंड था कैपेसिटर स्टार्ट, और थर्ड है आपका कैपेसिटर रन। इसी को बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर भी बोला जाता है। तो आपका कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन में आपका ये जो कैपेसिटेंस है ये कौन सा यूज होता है आपका, अगर रन है, रन टाइप है, तो इसमें कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पर रन ऑयल कैपेसिटर यूज करते हैं। ये पूछता क्वेश्चन कि ऑयल कैपेसिटर किस में यूज होता है, कैपेसिटर स्टार्ट में, कैपेसिटर रन में। तो याद रखिएगा कि कैपेसिटर रन में आपको यूज करते हैं ऑयल कैपेसिटर, और कैपेसिटर स्टार्ट में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो अगर आपको वीडियो चाहिए अगर कैपेसिटर के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, माइका कैपेसिटर होता है, आपका ऑयल फील्ड कैपेसिटर होता है, पेपर फील्ड होता है, सिरेमिक कैपेसिटर होता है, तो उसके बारे में आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें खाली कैपेसिटर के बारे में रहेगा, उसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का क्या यूज होता है, ये आपका डीसी के लिए यूज होता है, और मेन पर्पज का पोलैरिटी के लिए होता है। मेनली मेन कंसिडरेशन का पोलैरिटी देखा जाता है, डीसी कनेक्शन और पोलैरिटी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए। अगला इसका एप्लीकेशन है कैपेसिटर रन का। इट इज इकोनॉमिकली एंड पॉपुलर। आपको कितना तक यूज किया जाता है, ये आपका यूज किया जाता है, आपका यूज किया जाता है 400 वाट। अब सबका आपका रेटिंग याद है क्या, रेटिंग हमेशा पूछता है रेजिस्टेंस में कितना यूज करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट में रेटिंग कितना है, और अभी तो आपका कैपेसिटर रन का हो गया 400 वाट। इसी को कहीं कहीं बुक में बोल दिया जाता है कैपेसिटर स्टार्ट रन को ही कैपेसिटर स्टार्ट रन कैपेसिटर में। थोड़ा यहाँ कन्वर्सी है, मतलब कन्वर्सल है, थोड़ा सा देखिएगा बुक में वगैरह। जो मुझे समझ में आया कि इसी को बोला जाता है कैपेसिटर रन को ही कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन कैपेसिटर बोला जाता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा इसे। फिर देखिए आगे एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज इन ऑल सेलिंग फैन। में जितना भी सेलिंग फैन है ना हमारे घर में, जितना भी सेलिंग फैन है, कौन सा कैपेसिटर यूज होता है, ये कैपेसिटर रन बोल दिया जाए। अगर कैपेसिटर स्टार्ट रन दिया रहेगा तो इसको टिक कीजिएगा, अगर कैपेसिटर रन को नहीं, अगर ये नहीं दिया रहेगा, कैपेसिटर स्टार्ट रन नहीं दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, तब कैपेसिटर रन को टिक कीजिएगा। इससे क्वेश्चन बनता है कि हमारा सेलिंग फैन जो फैन है कौन सा कैपेसिटर यूज होता है, कैपेसिटर रन या कैपेसिटर स्टार्ट रन। तो अगर कैपेसिटर रन स्टार्ट किया रहेगा तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो इसको टिक कीजिएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट के लिए ये क्वेश्चन पूछता ही है, सेलिंग फैन, एसी, लेथ मशीन और फ्रिज, ये आपका कौन सा होता है, कैपेसिटर रन में यूज होता है। इसका मेन एप्लीकेशन इट इज हाई पावर फैक्टर, हाई पावर फैक्टर। और सब में देखे थे लो पावर फैक्टर होता था, किसी में हाई नहीं था। आपका कैपेसिटर स्टार्ट में क्या देखे थे, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता था, फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप होता था, मगर पावर फैक्टर लो होता था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हाई पावर फैक्टर किस में यूज होता है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन या रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज। तो आपका यूज होता है, आपका इट है हाई पावर फैक्टर किस में यूज होता है, कैपेसिटर रन में यूज होता है। चलिए इसमें देखिए कैपेसिटर रन में देखिए इसका ग्राफ क्या होता है, स्मूथ कर्व बनता है, मतलब यहाँ से कोई स्प्लिट नहीं, स्मूथ कर्व होता है। ये भी पूछा जाता है, स्मूथ कर्व, स्मूथ स्टार्टिंग कर्व होता है। क्लियर। अब ओवरऑल तीनों जो बताया है यहाँ पे एक डायग्राम बता दिया, इससे क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आया तो उसको सोल्व करने में इजी हो जाए। देखिए रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज में क्या होता है, यहाँ सिंगल फेज यहाँ आया, इसके बाद स्प्लिट करके ये रेजिस्टेंस स्प्लिट करता है, ये कैपेसिटर नहीं, रेजिस्टेंस आपका स्प्लिट करके आपका यहाँ पर टॉर्क देता है। ये इसका T1 इसको डिनोट किए हैं। ये आपका सेकंड वाला कैपेसिटर रन स्मूथ कर्व जो बन रहा है T2 जो मेरा है कैपेसिटर रन कैपेसिटर है।
अब थर्ड वाला है आपका कैपिटल स्टार्ट, जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क, सबसे ज्यादा टॉर्क किसका ज्यादा होता है? कैपिटल स्टार्ट में। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा टॉर्क किस में यूज होता है, कौन ज्यादा होता है? तो कैपिटल स्टार्ट वाला सबसे ज्यादा टॉर्क, फिर सेकंड में कैपेसिटर रन और थर्ड में आपका रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज। तो ये वाला डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो आपका अभी तक टाइप्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो टाइप्स में कौन सा पढ़े हम लोग? पहला स्प्लिट फेज पढ़े। तो स्प्लिट फेज में कौन कौन आ गया वो देख लिए, रेजिस्टेंस पढ़ लिए हम लोग, सेकेंड देख लिए क्या कैपेसिटर स्टार्ट देखे, और थर्ड आपका अभी पढ़े हम लोग कैपेसिटर रन पढ़े या कैपेसिटर स्टार्ट रन कैपेसिटर पढ़े। अब जो बचा हुआ है आपका टाइप 2 है, जिसमें कौन सा है? स्प्लिट पोल के बारे में पढ़ना है और कुछ एप्लीकेशन आपका स्पेशल मोटर के बारे में, तो वो अगला क्लास में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप सब सुरक्षित रहे और प्रसन्न रहे और ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, तभी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका। धन्यवाद।